नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 9 जुलाई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। आज बात करेंगे हम सहकारिता जो मंत्रालय है उसके बारे में, उसकी एक नई पहल है जो कि पहली बार हुई है राजस्थान में, उसके बारे में। ब्रह्मानंदन जो मंदिर है, आपको सरप्राइज़ होंगे कि इंडिया जैसा ही शानदार बड़ा मंदिर है जो कि इंडोनेशिया में है, उसके बारे में बात करेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल को लेके किस देश के साथ में नया समझौता हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। हमारी वायुसेना कितनी पावरफुल है दुनिया की वायुसेनाओं की तुलना में उसके बारे में बात करेंगे। क्या है सबसे अच्छा शहर इंडिया में रहने के लिए, दुनिया में रहने के लिए उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान का विकास किस तरह का है एक और किस तरह राजस्थान ग्रो कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे और सबसे लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है? थोड़ी फनी भी है ना? और थोड़ी नॉलेजेबल भी है। हो सकता है उससे सवाल भी पूछा जाए लेकिन फ़नी बहुत है, इसके लिए आपको एंड तक रुकना पड़ेगा, ठीक है? ये आपको रोकने के लिए कमिटमेंट नहीं है, एक्चुअल में फ़नी है, ठीक है? आप पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सहकारिता एक मंत्रालय जो कि बनाया गया था 2021 में, है ना? सहकारी सेक्टर आप देखते हैं, जैसे कि हमारी सरस डेयरी हो गई, है ना? गुजरात की आनंद डेयरी है वो, ये सारे कौन से सहकारी जो सेक्टर है उसकी पहले। तो पहले एक विभाग होता था लेकिन अब 2021 में अलग से मंत्रालय गठित कर दिया और इसके जो पहले मंत्री बने अमित शाह बने। तो हाल ही में इसका जो है 5वां स्थापना दिवस जो मनाया गया, इसके साथ में राजस्थान का पहला जो सहकार वन है, वो जयपुर के सुमेल गाँव में स्थापित होने जा रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान का पहला सहकार जो वन है, वो जयपुर के सुमेल गाँव में स्थापित होने वाला है ना? तो ये जयपुर और सुमेल को आप अच्छे से याद रखेंगे और ये राजस्थान का पहला सहकार वन 64 एकड़ भूमि पे निर्मित होगा। ई पूजन किया, देखिए भूमि पूजन आपने देखा होगा फिजिकली होता है, लेकिन अब ई पूजन भी होने लग गया। मुख्यमंत्री जी बिजी होंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने पूजन किया, ठीक है? ये बात अब तक नहीं कभी, आजकल फोन पे झाड़ा दे देते हैं, ये तो भूमि पूजन कर रहे हैं। चलिए, मोदी जी हमारे इंडोनेशिया गए हुए हैं और इंडिया इंडोनेशिया जो है रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और उसी कड़ी में ये जो है गए हैं कहाँ, योग्यकार्ता, जगह है इंडोनेशिया की एक योग्यकार्ता। वहाँ पे एक ब्रह्मानंद मंदिर है जो कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों को समर्पित है। बहुत बड़ा विशाल मंदिर है। ये जो तस्वीर आपको इस साइड में लगी हुई है, ये उसी मंदिर की पीछे साइड की तस्वीर है। और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। आपको लगता होगा कि यार हिंदू धर्म तो सिर्फ इंडिया में ही माना जाता है। हालाँकि इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल कंट्री है, लेकिन वहाँ पे इतने बड़े मंदिर का होना और साथ में उसका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल घोषित होना अपने आप में बहुत बड़ी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमानंद जो मंदिर है कौन से देश में है? तो आपको इंडोनेशिया याद रखना है और कौन-कौन से भगवान को समर्पित है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है, ठीक है? 9वीं शताब्दी का है और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, ठीक है? न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए देखिए इंडिया और इंडोनेशिया की जो सरकार है उन्होंने आपस में एक समझौता किया है। इंडिया ने बोला कि भाई हमारे पास एक्सपर्टीज़ है और आपके इस मंदिर का जो संरक्षण का कार्य है, वो हम लोग मिलके करेंगे। लोग आपको इसमें सहयोग देंगे। तो इस बात को लेके जो है मोदी जी ने वहाँ पे विज़िट किया। अब देखते हैं, इंडोनेशिया के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता भी हो गया। क्या हुआ? ब्रह्मोस आपको पता है हमारी एक मिसाइल है, ठीक है? जो हमने किसके साथ मिलके बनाई है? रूस के साथ। उसका नाम भी उसी हिसाब से ब्रह्मपुत्र इंडिया की रिवर प्लस रूस की एक रिवर है, मस्कवा। क्या है? मस्कवा। उसके नाम पे ये ब्रह्मोस नाम जो इसका रखा गया है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हम किसी देश को ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहे हैं। इससे पहले फिलीपींस और वियतनाम के साथ हमारा ये समझौता हो चुका है। तो अब आपको याद रखना है कि इंडिया जो है कितने देशों को कितने देशों को ब्रह्मोस मिसाइल जो है देता है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले याद रखना है फिलीपींस, ठीक है? उसके बाद वियतनाम और उसके बाद इंडोनेशिया, ठीक है? 3 देश हो गए, है ना? ये तीनों ही कौन है? चीन के सताए हुए देश, राइट? तो उस हिसाब से आपको ये याद रखना है। एक और बात याद रखनी है कि सबांग जो एयरपोर्ट है, जो बंदरगाह है, वो है इंडोनेशिया का और इसको विकसित करने का जो समझौता है वो भी इंडिया के साथ हुआ है। तो ये प्रशांत क्षेत्र में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की एक रणनीतिक उपस्थिति को और मजबूत करता है। इंडोनेशिया और भारत के कितने अच्छे संबंध है ये बात भी यहाँ से आपको सुनिश्चित होती हुई दिखती है। आगे देखते हैं, इंडोनेशिया की जो वायुसेना है वो भी सुखोई 30 जो विमान है जो कि हमने रशिया से ले रखा है, रूस से ले रखा है, वो इंडोनेशिया की सरकार ने भी ले रखा है, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी ले रखा है।
तो उसके लिए एक अस्तर MK1 जो मिसाइल है, वो भी इंडोनेशिया हमसे लेने जा रहा है। तो ये क्या दिखाता है? देखिए ये दिखाता है कि भारत का रक्षा क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है और हथियारों का महज आयातक होने के बजाय आज हम हथियार निर्यात भी दूसरे देशों को कर रहे हैं, राइट? चलिए आगे। एक राजस्थान जयपुर से जुड़ी हुई न्यूज़ है। साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप अभी चल रही थी। कहाँ पे चल रही थी? आपको याद रखना है, भूटान में। ठीक है? साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया से संबंधित ये जो चैंपियनशिप अभी चल रही थी। इसमें नीलेश कुमार राजस्थान के खिलाड़ी है, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो नीलेश जी का आप जो अचीवमेंट है इसको आप याद रखेंगे। इनके कोच ने क्या बात बोली, ये उतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कई बार तो इस तरह के लूज़ सवाल भी आरपीएससी और चयन बोर्ड पूछ लेता है। उसके हिसाब से हमने इंक्लूड कर लिया कि जॉर्ज क्लूनी जो है एक्टर है हॉलीवुड के, इनको वेनिस में गोल्डन लाइन फॉर करियर अचीवमेंट एक अवार्ड है वो मिलने वाला है। क्या है? गोल्डन लाइन फॉर करियर अचीवमेंट, किसको? जॉर्ज क्लूनी को, है ना? और ये जो है 83वां जो वेनिस का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उससे मिलने वाला है। काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इंटरनेशनल पुरस्कार है फिल्म जगत का है, तो हमने ऐड कर लिया, इसको भी आप देख लेंगे। अब देखिए एक रिपोर्ट आई है, सांख्यिकी मंत्रालय जो है हमारा, सांख्यिकी मंत्रालय का मतलब है जो डेटा से रिलेटेड काम करता है भारत सरकार का, है ना? हमारे देश की जितनी भी रिपोर्ट है, आर्थिक आंकड़े हैं, सारे कौन सा मंत्रालय निकालता है? MOSP ऐसा करके इसका नाम है, सांख्यिकी मंत्रालय इसको हिंदी में बोलते हैं, राइट? अब ये क्या बता रहे हैं? अनौपचारिक सेक्टर। अब आपको समझ आ रहा होगा यार अनौपचारिक सेक्टर क्या होता है? मैं आपको समझा, देखिए एक होता है औपचारिक सेक्टर और एक होता है अनौपचारिक, है ना? बस आपको देखने में तकलीफ होगी, थोड़ा देख लेंगे। अनौपचारिक, है ना? औपचारिक को बोला जाता है फॉर्मल और इसको बोला जाता है इनफॉर्मल। अब ये किसके संदर्भ में? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, ठीक है? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात की जा रही है। अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं कंपनी ए। कंपनी ए, क्या है कंपनी बी, ठीक है? कंपनी ए में है 5 आदमी, ठीक है? 5 आदमी सीधे हायर कर रखे हैं, इनको मंथली बेसिस पे जो पेमेंट है वो दे देते हैं और बात खत्म, ठीक है? जिस दिन से काम पे आना बंद, दूसरे आदमी को हायर कर लेंगे। कंपनी बी में 500 लोग काम करते हैं, ठीक है? इन 500 लोगों का प्रॉपर जो है वहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, प्रॉपर इनके अकाउंट्स ओपन होते हैं, प्रॉपर इनकी सैलरी जो है वो फिक्स होती है। तो आप देखेंगे कि सर ये बातें तो इधर भी हो सकती है, ठीक है? उसके बाद इनका पीएफ कटता है, जैसे सरकारी कर्मचारियों का पीएफ कटता है उस तरह से इनको जो है ईसीआई की सुविधा मिलती है, यानी कि बीमे की सुविधा मिलती है। जब जरूरत पड़ती है, इनके बच्चे बीमार होते हैं या खुद बीमार होते हैं, तो इनको मेडिकल क्लेम वगैरह मिलता है। ये सारी जो फैसिलिटीज है, साथ ही ये जो डाटा है सरकार के साथ शेयर भी होता है। तो ये सारा क्या हो गया? उल्टा हो गया अपने काम। ये आपका अनौपचारिक इसको ले लें, इसको औपचारिक ले लें, है ना? ये फॉर्मल हो गया ना, ये इनफॉर्मल हो गया, राइट? हाँ, तो फॉर्मल सेक्टर ये सारा हो गया। औपचारिक सेक्टर यानी कि जो जिनको सारी सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है, जिनका भविष्य की सुरक्षा होती है, सामाजिक सुरक्षा होती है, वो सारा जो सेक्टर है वो फॉर्मल होता है, औपचारिक। दूसरा जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर होता है, जहाँ पे जैसे डेली मजदूर आते हैं, सुबह आए, काम मिला, काम किया, अपनी तनख्वाह लेके मजदूरी लेके घर चले गए, या तनख्वाह 15 दिन बाद में या महीने बाद में मिल रही है, 1 महीने की एक साथ मिल रही है, लेकिन कहीं भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहीं भी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वो सारा इनफॉर्मल सेक्टर है। और इंडिया की इकोनॉमी की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर यानी कि अनौपचारिक सेक्टर बहुत बड़ा है। यही इस रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि भाई साहब इंडिया के 46 जो बड़े सिटीज है ना, उनमें 2 करोड़ के लगभग लोग, 1.98 करोड़ जो लोग हैं ना, वो अनौपचारिक सेक्टर में, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। 15.7 लाख तो अकेले ग्रेटर हैदराबाद में है और इंडिया में देश में प्रथम है ये। उसके बाद कोलकाता में 8.8 लाख, 8.84 मतलब 8.84 लाख लोग नहीं, जो संस्था है वो अनौपचारिक है, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई फॉर्मल रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी को कितने रिफॉर्म की ज़रूरत है और फिर सरकार के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। 26% जो महिला श्रमिक है, वो अनौपचारिक सेक्टर में है, यानी कि उनका भी कोई उस तरह से रिकॉर्ड नहीं है। जयपुर जो हाईएस्ट वेतन के मामले में, ये उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ये आपको समझाना कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर होता क्या है और इंडिया की प्रॉब्लम क्या है। अब आगे समझते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में। इसका नाम है CCIT। क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, यानी आतंकवाद पे एक अंतर्राष्ट्रीय जो है समझौता। क्या ऐसा कोई वास्तविक समझौता कभी दुनिया में हो रखा है? नहीं हो रखा है। आतंकवाद को लेके दुनिया में अभी कोई समझौता नहीं है, है ना? कोई उस तरह का ऑफिशियल समझौता नहीं है। बात करते हैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ रहेंगे,
अरे भाई कोई प्लेटफॉर्म तो हो, कोई मंच तो हो, कुछ नहीं है। जैसे कि इवन आतंकवाद की परिभाषा भी नहीं है, एक परिभाषा भी नहीं है। सब देशों के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से अपनी परिभाषा है, यूएसए के हिसाब से अपनी है, चाइना के हिसाब से अपनी है। यानी आतंकवाद की कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव परिभाषा है ही नहीं कि एक व्यक्ति के लिए जो आतंकवाद है वो दूसरे के लिए आतंकवाद नहीं मानता उसको। जो पाकिस्तान के आतंकवादी हमें नुकसान पहुंचाते हैं वो हमारे लिए आतंकवादी, लेकिन चाइना उनकी वकालत करता है यूएन। तो आतंकवाद को लेके कोई समझौता नहीं है। इंडिया ने ये सीसीआईटी जो है ये 1996 में यूनाइटेड नेशन में रखा था और बोला था कि भाई ये समझौता है, आपको आतंकवाद से लड़ना है ना तो इसको अपनाओ आप। लेकिन खारिज कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह की कोई बात इस पे नहीं हुई। अब दोबारा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने सीसीआईटी लागू करने की मांग उठाई। ये मांग काफी अच्छी है, लेकिन अभी तक है केवल प्रस्ताव के रूप में। तो आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा आपको बता दिया। अब अपन देखते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में, इंटरनेशनल रैंकिंग में भारतीय वायुसेना, आईएफ, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, वो कौन से नंबर पे है और कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक पॉजिटिव खबर है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स जो है ये रिपोर्ट देखेंगे सबसे पहले, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इस रिपोर्ट में इंडियन एयरफोर्स है 6ठे नंबर पे। एक्चुअल में तो ये तीसरा नंबर ही है। समझाता हूँ कैसे। देखिए, पहले नंबर पे अमेरिकन एयरफोर्स, दूसरे नंबर पे अमेरिका की नेवी जो एयरफोर्स रखती है। अब देखिए अमेरिका कितना ताकतवर देश है, इस बात से आपको अंदाजा लगेगा कि अमेरिका की एयरफोर्स नंबर 1 पे है। अमेरिका की नेवी के पास जो एयरक्राफ्ट है, अमेरिका की नेवी की जो वायु शक्ति है, वो नंबर 2 पे है। फिर रूस की वायुसेना आती है नंबर 3 पे। 4 पे फिर अमेरिका की जो मरीन कोर्प्स है, उसकी क्षमता चौथे नंबर पे आती है। ठीक है, उस तरह से लेके फिर जो इंडिया है ये आता है अपना 5वें 6ठे नंबर पे। एक बीच में स्किप हो गया इसमें, 6ठे पे ही है। बीच में एक डेटा जो है स्किप है ना। चलो, वो अपने लिए सीक्वेंस इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं इसको आपको अपडेट करके वो दे दूंगा। ठीक है, तो 6 नंबर पे जो है इंडियन एयरफोर्स आती है। यानी कि अगर देशों को देखा जाए तो 3 ही देश, 2 ही देश इंडिया से ऊपर है। ठीक है, उसके बाद चीन, जापान, ये है जो है अगला नंबर है। यानी कि चीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी एयरफोर्स इस मामले में, इस रिपोर्ट के आधार पे। ठीक है, और 6ठी सबसे शक्तिशाली वायुसेना जो है वो बन गई। और ये ट्रू वेलिंग रेटिंग ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से आपको जस्ट ये याद रखना है कि ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स 2026 में इंडियन एयरफोर्स 6ठे नंबर पे, अमेरिकन एयरफोर्स 1 नंबर पे, जापान और चाइना हमसे पीछे हैं। ये बात याद। कैसे बन गई इंडियन एयरफोर्स इतनी शक्तिशाली, उसके पीछे कुछ रीजंस है। देखिए, विमानों का तकनीकी की टेक्नोलॉजी में कितने स्ट्रॉन्ग है जो विमान है, संतुलन कैसा है, यानी कि हमारे पास मिलिट्री फाइटर एयरक्राफ्ट कितने हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टर कितनी है, हेलीकॉप्टर कितने हैं, ये सारा संतुलन किस तरह का है, हमले और बचाव की क्षमता कैसी है, लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसा है, ये तमाम बातें जो इसमें कंसिडर की जाती है। देखिए, इंडिया की बात करें तो रफाल और सुखोई 30 MKI हमारी ये ताकत दिखाते हैं। ठीक है, और इन दोनों की वजह से आधुनिक लड़ाकू विमान है, इंडियन एयरफोर्स की ताकत को ये बढ़ाते हैं। साथ में तेजस जो एयरक्राफ्ट है, इंडिया का खुद का एयरक्राफ्ट है, खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट है, स्वदेशी है और बहुत अच्छा एयरक्राफ्ट है। इसकी वजह से ये तीसरी हमारी महत्वपूर्ण शक्ति है। ब्रह्मोस अस्त्र 1 जो हमने अभी अभी इंडोनेशिया को बेची है। आप देखिए, हमने अपने घर में तो तारीफ हम कर सकते हैं कि हमारी मिसाइल अच्छी है, लेकिन आपको ये बात, जब कोई दूसरा देश इसको खरीद रहा हो, और एक नहीं तीसरा देश जब खरीद रहा हो, तो इसकी क्वालिटी में कोई आपको संशय नहीं होना चाहिए, है ना। तो आईएफ की जो मारक क्षमता है उसको अजय बनाती है। और डिजिटल युद्ध क्षेत्र में एकीकृत कमांड, सूचना आधारित जो युद्ध प्रणाली है इंडिया की, वो भी काफी अच्छी है। ये 4-5 चीजें इस तरह की है जो इंडिया को 6ठी सबसे बड़ी वायुसेना बनाते हैं। अब एक आप बहुत ज्यादा न्यूज में सुन रहे होंगे, एथेनॉल 20। क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये समझते हैं एथेनॉल 20। देखिए दोस्तों, एथेनॉल 20 का मतलब है, पहले जो पेट्रोल आता था, ठीक है, उसमें 100% पेट्रोल होता है, ठीक है। लेकिन पेट्रोल के साथ समस्या क्या है, पेट्रोल के साथ समस्या है कि पूरा का पूरा हम आयात करते हैं, ठीक है? इस आयात को घटाने के एक विकल्प के रूप में आता है एथेनॉल। एथेनॉल, अब इस एथेनॉल में ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हम डाल दें। T20 का मतलब है कि 20% होगा एथेनॉल प्लस 80% जो होगा पेट्रोल। ये जो है भारत सरकार का भी लक्ष्य है। लेकिन इस लक्ष्य में एक समस्या है। समस्या क्या है कि एथेनॉल बनता किससे है? 3 बातें आप याद रखेंगे।
सबसे पहले चावल, गन्ना और मक्का। ये 3 मेन कंपोनेंट है जिनके जो अवशेष होते हैं उनसे ये एथेनॉल बनता है। लेकिन दिक्कत क्या है हमारे यहाँ? आपको पता है हमारे यहाँ लगभग 16% पॉपुलेशन, 16 से 17% पॉपुलेशन है, लेकिन वाटर ओनली 4% है। पूरे इंडिया की बात करो, राजस्थान का प्रतिशत हमने पहले भी डिस्कस। जब पानी कम है और आपको पता है चावल और गन्ने में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करने वाली फसल है। तो ये जो आर्टिकल लिखा है उन्होंने ये बोला है कि चावल से एथेनॉल बनाने में समस्या है। क्या समस्या है कि 1 किलो चावल पैदा करने में 4000 लीटर पानी खर्च हो जाता है और इंडिया में तो पानी की कमी है। इससे क्या होगा? बहुत बड़े लेवल पे भूजल का दोहन होगा, ग्राउंड वाटर का जो है शोषण होगा, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा और सब्सिडी जो बोझ है यानी कि एमएसपी जो आप देते हैं प्राइस पे, वो एक बड़ी समस्या और है। ठीक है? और देश में चावल का उत्पादन जो है काफ़ी ज़्यादा है ऑलरेडी, हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा है। तो क्या सजेस्ट करते हैं? सजेस्ट ये करते हैं कि आप चावल को यूज़ मत कीजिए, चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा मत कीजिए, एथेनॉल बनाने में। तो भाई किसका करें? गन्ने की बात आती है। बोला गन्ने के साथ भी समस्या है, क्योंकि गन्ने में भी जो पानी है ना, वो ज़्यादा यूज़ होता है। एक और समस्या गन्ने में क्या है? चीनी मिलें तो है सबसे ज़्यादा यूपी सेक्टर में, यूपी, एमपी, हरियाणा इस सेक्टर में, जबकि सबसे ज़्यादा गन्ना होता है महाराष्ट्र और कर्नाटक में। अब आपको पता है गन्ना बनता तो चीनी जो बनती है गन्ने से ही बनती है। और ये जो एरिया महाराष्ट्र और कर्नाटक यहाँ से पानी का संकट पहले से ही है, तो गन्ने को भी आपको खारिज करना पड़ेगा। जब आपने चावल को खारिज कर दिया, गन्ने को खारिज कर दिया, फिर राइटर सजेशन देते हैं कि मक्का बेहतर है। अगर आपको एथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो आप मक्के का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। क्या रीज़न है? एक तो कम पानी में उत्पादन होता है, पानी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है? एमपी, बिहार, कर्नाटक ये इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ठीक है? अन्य राज्यों में भी मक्के की खेती के लिए प्रोत्साहन जो है दिया जा सकता है, संभव है। और E20 ब्लेंडिंग में जो है मक्का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। E20 को हमने समझ ही लिया था, तो ये बेसिकली इस आर्टिकल का पूरा सम अप था। आगे देखते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है? इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। एक संस्था है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसकी एक रिपोर्ट है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये क्या रिपोर्ट है, राइट? कौन से साल की है? 2026 की। क्या किया है इन्होंने? 173 सिटीज की रैंकिंग जारी करी है कि भाई रहने के हिसाब से कौन सबसे अच्छी है और कौन सबसे बेकार है ना? तो ये औसत स्कोर तो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको दो बातें याद रखनी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस जो यूनिट है, ये संस्था एक रिपोर्ट जारी करती है हर साल, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स। 2026 रिपोर्ट अभी जारी करी है, कितने शहरों पे? 173 शहरों पे। सबसे पहली जो सिटी है वो है कोपेनहेगन, डेनमार्क की। 98 स्कोर किया, यानी कि ऑलमोस्ट हाईएस्ट। उसके बाद वियना ऑस्ट्रिया, मेलबर्न ऑस्ट्रिया, सिडनी ऑस्ट्रिया, जूरिक ऑस्ट्रिया। पूछे जाने की संभावना लगभग 0 के बराबर है। कौन सा देश? आपकी समझ के लिए कि कहाँ स्टैंड करते हैं ये देश नंबर 1 पे। क्या इंडिया की कोई सिटी है टॉप 10 में? नहीं सर, टॉप 100 में भी नहीं है। नई दिल्ली आती है सबसे पहले, जो कि 120 रैंक पे। उसके बाद मुंबई 121, चेन्नई 123, 127। क्या मेजर रीजन है? मेजर रीजन है 5। क्या है जो पैमाना है? पैमाना किस पे? सबसे पहले हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में आप सिचुएशन देख लीजिए, दिल्ली की अगर बात करेंगे तो आपको पॉल्यूशन, वो सारी तमाम चीजें। उसके बाद संस्कृति, यहाँ थोड़ा इंडिया ठीक है कल्चर के मामले में। उसके बाद शिक्षा, उसके बाद बुनियादी ढांचा। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जहाँ पे इंडिया फिसड्डी साबित हो रहा है। और 173 देशों में हमारी पहली सिटी 120 नंबर पे आती है, तो हमारी सिटीज को कितना ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। दूसरी बात, इस रिपोर्ट को मान लो प्रारंभिक परीक्षा में या छोटे एग्जाम में तो सीधा पूछा ही जा सकता है। साथ में जब आप मुख्य परीक्षा का आंसर लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बात, आपको एक क्वेश्चन दे दिया मुख्य परीक्षा में कि भारत के शहरीकरण की प्रमुख समस्याएं बताते हुए अपनी तरफ से समाधान सुझाइए। अगर आप इस आंसर को, इस क्वेश्चन के आंसर को इस रिपोर्ट के इस डेटा से अगर शुरू करते हैं, आप मान के चलिए इस क्वेश्चन में अगर आपको 10 में से 4 मिलने थे ना, आपके 4.5 हो जाएंगे। रीजन कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि बहुत वेल रेड बच्चा है, अच्छे से पढ़ा है इसने, चीजों को समझा है और
क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट को भी समझ के जवाब दे रहा है, राइट? इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, अब राजस्थान के बारे में बड़ी अच्छी-अच्छी बातें एक व्यक्ति ने लिखी है, तो मुझे भी लगा थोड़ी-सी ये आर्टिकल इंक्लूड कर लेते हैं। उन्होंने बोला कि भाई महल, किलों, धोरों की पहचान से आगे निकल के राजस्थान अब ना जल में, ऊर्जा में, उद्योग में, परिवहन में, सब में शानदार काम कर, बताओ भाई कैसे कर रहा है? हमने भी बात करी, यमुना जब जल समझौता कर लिया भाई, 1994 से पेंडिंग था, है ना? वो उसको कर लिया। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद है, आपने पढ़ी हुई है, ये आप देख लेंगे। उसके बाद पंचपदर रिफाइनरी की बात करी इन्होंने कि भाई इतनी बड़ी रिफाइनरी लगा दी। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, इंडिया का सिरमौर है ये रिफाइनरी। ठीक है, उसकी बात करी, ये भी आपकी पढ़ी हुई, आप देख लेंगे। उसके बाद राम जल सेतु जो परियोजना है, इसके बारे में भी हमने बात करी, चंबल, बनास, बाणगंगा, इसका पानी भी राजस्थान के जो लगभग 13 जिले, किसी रिपोर्ट में 18 जिले, उनको ये पानी पहुंचने वाला है। ये भी एक बड़ी बात है। सोलर में तो हम अच्छा काम कर ही रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये राइटर साहब ये बोल रहे हैं कि राजस्थान वही बहुत शानदार काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका एन एसेंस था। अब आगे यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 10 आउट ऑफ 10 लगा लीजिए एग्जाम में पूछे जाने की। हमने बात करी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था, किसने बनाया था भाई, याद करें जल्दी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, याद है कुछ? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंडिया ने मिलकर बनाया था, किसके साथ? फ्रांस के साथ, याद आया? ठीक है, अब इस गठबंधन के साथ क्या हुआ, 128 देशों का समूह हो गया और मोदी जी की पहल पे स्थापित हुआ और इसका मुख्यालय भी भारत में है, गुरुग्राम में। ये बातें तो आपको याद रखनी भी है और आपको याद भी है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, एक नया समझौता हुआ, किसके साथ में? आईएसए का, राजस्थान गवर्नमेंट के साथ। और ये किसी भी राज्य की गवर्नमेंट के साथ पहला समझौता है। तो हो गया ना भजनलाल जी का अचीवमेंट, राजस्थान का अचीवमेंट, यानी कि परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा। ठीक है, क्या है? फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, यानी कि सौर ऊर्जा को लेके शानदार तरीके से राजस्थान ने बोला कि हम शानदार काम करेंगे। इस बात को लेके एक समझौता हुआ किसके साथ में? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में, जो कि एक इंटरनेशनल संगठन है जिसको बनाया इंडिया ने और फ्रांस ने मिलकर, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुरुग्राम में। यहाँ तक बात समझ आ गई। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किसके साथ में बनाया है, क्या है, आईएसए के साथ में, ये बात इंपॉर्टेंट। ठीक है, और मुख्यमंत्री जी ने तो बोला मोदी जी की तारीफ, ये तो सब करनी पड़ती है, बॉस है उनके। चलिए आगे, नर्मदा अवार्ड की बात है, एक नया समझौता और हो गया। नर्मदा नदी आपको पता है, इस पे सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, कहाँ पे? गुजरात में। और इसको लेके कुछ विवाद था 4 राज्यों के बीच में। सबसे पहले तो याद रखना है कि नर्मदा विवाद कौन कौन से राज्य, पहला राजस्थान, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात और चौथा मध्य प्रदेश, इनके बीच में था। ठीक है, इसको लेके जो समझौता है वो हो चुका है। ठीक है, अब क्या होना है कि भाई राजस्थान को भी जो अधिशेष पानी है इसका वो मिलना है। कौन से जिलों को? हमारे जो साउथ वाले जो जिले हैं, आप राजस्थान के मैप में देखें ना, सिरोही, जालौर जो जिले हैं, उनको इसका पानी जो है मिलने वाला। तो ये भी भजनलाल जी ने एक अच्छा काम कर दिया है। अब लगभग अपन सेकंड लास्ट न्यूज की तरफ है, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेके। अब देखिए, इंस्टाग्राम और मेटा एक बड़ा विवाद है। बीबीसी एक इंटरनेशनल रिपोर्टिंग है, जो कि इंग्लैंड की संस्था है, अच्छी रिपोर्टिंग करती है, रिसर्च करके रिपोर्टिंग करती है और बड़ी बड़ी खबरें लेके आती है। इन्होंने बोला कि इंस्टाग्राम ना बहुत बेकार काम कर रहा है। क्या कर रहा है कि ये ऐसा एल्गोरिदम लेके आ रहा है जिससे कि छोटे बच्चों का जो बाल अपचारियों का जो शोषण है, छोटे बच्चों का जो शोषण है, जो बेकार कंटेंट है, जो अडल्ट कंटेंट है, जिस कंटेंट को सोसाइटी में ही नहीं दिखाया जाना चाहिए, वो कंटेंट बच्चों को दिखाया जाए। और इसका ढांचा इस तरह से बना हुआ है कि आप जब एक न्यूज़ को देखते हो तो फिर स्क्रॉल करते जाते हो और डीप डाउन, फिर लिंकेज आते हैं ऑल, इस तरह की चीज़ें। और इसको लेके इन्होंने बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी पूरी की पूरी दुनिया में छिड़ गई है। राइटर इसमें बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ पोस्को कानून है, आईटी एक्ट है, बीएनएस धारा है, ठीक है, 774 फास्ट ट्रैक अदालतें हैं, इंटर मंत्रालय समिति है, ये सारी चीजें हैं, फिर भी आपने मेटा को सिर्फ क्या बोला कि एक सप्ताह में जवाब दो। मेटा यानी कि इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, और आपका ये व्हाट्सएप, इन सब की जो मेन कंपनी है वो मेटा है। ठीक है, और इस मेटा के जो सीईओ है वो कौन है? मार्क जकरबर्ग। आपने इस कंपनी से क्यों नहीं? भाई दुनिया का सबसे बड़ा जो बाजार है ना इंस्टाग्राम का, 184 करोड़ का, या मेटा का, आप तीनों का मिला के 154 करोड़ जो उपभोक्ता है, 154 करोड़ जो लोग हैं ना वो इंडिया के हैं। आपने कैसे नहीं जवाब दी उनकी निश्चित करी? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में तो इन सारी कंपनीज के ऊपर केस चल रहे हैं, आप सिर्फ जवाब मांग रहे हो। आप सिर्फ जवाब मांग रहे हो, यानी कि इन्होंने इतना बेकार एल्गोरिदम बना रखा था जो कि बच्चों के लिए टारगेटेड था, बच्चों का जो कंटेंट था उसकी ओरिएंटेशन थी, उसमें कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। डब्ल्यूएचओ के जो महानिदेशक है उन्होंने भी दुनिया को चेताया है, इमैनुअल जो राष्ट्रपति है फ्रांस के, उन्होंने भी दुनिया को चेताया है। और बांदा एक केस था यूपी का,
इंजीनियर दंपति ने उनको जो है बाल शोषण से जुड़ा हुआ उनका केस था और दोनों को फांसी दे दी और इसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बोला है। फांसी का एक कॉन्सेप्ट है इंडिया में, क्या है कि भाई फांसी ऐसे मामले में देनी है जो बिल्कुल दुर्लभ हो, जहाँ आपको लगेगी ये तो बहुत ज्यादा हैवानियत होगी, नहीं तो फांसी नहीं देनी है। तो इस केस में फांसी दी है। तो राइटर बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि भारत सरकार को ना अच्छे से सोच के और अच्छा काम करना इस पे चाहिए था, अच्छा स्ट्रिक्ट एक्शन एक्चुअली मेटा के खिलाफ लेना चाहिए था। चलिए अब आ जाते हैं अपनी मेन न्यूज पे। मैं आपको बताता हूँ 27 साल का जो बदमाश है ना वो पकड़ा गया। ठीक है, उसके लिए पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाना पड़ा भाई हमारी एजेंसीज को। हमारी राजस्थान पुलिस की जो यूनिट है एंटी ड्रग्स वाली, एंटी ड्रग्स जो यूनिट है, इसको एक ऑपरेशन चलाना पड़ा है और ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नीलमणि। ये बदमाश क्या करता था, इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ से शुरू हुई। ये जो 27 साल का लड़का है, ये बेसिकली ड्रग्स का धंधा करता है। कब से करता है? 15 साल की एज से। ठीक है, और क्या करता था, जैसे यहाँ से ये अपनी कार लेके आ रहा है, सामने से यहाँ से पुलिस दिखी, पुलिस दिखते ही इनको गोली मारता था पुलिस को। पुलिस भाग जाती थी, इसको पकड़ती नहीं थी। फिर एक व्यक्ति आए नीचे, ये विकास कुमार, ये अजमेर के भी एसपी रहे हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट आदमी है। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं पकड़ूंगा इस आदमी को। नाम है इस व्यक्ति का सुनील मीणा, जो आरोपी है। मीणा जी के ऊपर 1,84,000 यानी कि लगभग 2 लाख रुपए का तो इनाम घोषित था कि भाई जो भी बता दे। ठीक है, बिल्कुल किसी भी, ना तो एमपी की पुलिस के हाथ आ रहा था ना राजस्थान की पुलिस के। विकास कुमार जी ने एक काम किया, इन्होंने क्या किया, एक कांस्टेबल को बोला, तू ना बकरी चराने के लिए जा जंगल में। उनसे जंगल में जहां पे हमें इनपुट मिला कि वो व्यक्ति रहता है, कौन, सुनील मीणा, ये 15 दिन वहां 10-12 इनको बकरियां दिला दी या वहां घूमते रहे। इन्होंने फिर सूचना दी और तब जाके राजस्थान पुलिस के हाथ आया ये। ठीक है, सुनील मीणा आखिर में पकड़ा गया। आपसे ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा कि कौन पकड़ा गया सुनील मीणा, क्वेश्चन कहाँ बन सकता है। अब कर लेते सीरियस बात, वो है कि ऑपरेशन नीलमणि किससे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन नहीं देगा आरपीएससी या बोर्ड कि सुनील मीणा को पकड़ने के लिए नो। क्या बना सकते हैं कि एक एंटी ड्रग्स एंटी नारकोटिक्स ऑपरेशन के तहत जो था ये हुआ है, सारी बात तो ये आपको याद रखनी। ठीक है, आज हमने सहकार वन के बारे में बात करी, परमानंद मंदिर के बारे में बात करी, ब्रह्मोस हुई है इन्होंने साथ में, इससे पहले वियतनाम और फिलीपींस के साथ में आईएफ की 6th रैंकिंग उसके बारे में बात करी। हमारी हालत जो है दिल्ली की काफ़ी खराब है, बाकी शहरों की भी खराब है, उसके बारे में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में राजस्थान सरकार जो एमओयू हुआ है उसके बारे में बात करी। तो ये तमाम अपनी न्यूज़ थी आज की। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए एंड रिमाइंड वन थिंग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है जी।